फोर्सेज की कार्रवाई 4 रोज तक चली। चाडोरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काउसा भटगाम के अंदर देर रात नाले से एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है। ये वही ऑपरेशन जो सोमवार को बाद दोपहर शुरू हुआ था। सुखनाग नाले से हथियार भी बरामद किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने और बहरिया के माहिर गोताखोरों की मदद से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया था। और इस बीच इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहा। 7 सितंबर को फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ, जिसके बाद एक मिलिटेंट को गोली लगने से जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई थी और इसकी लाश अब बरामद हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले ही खदशा था कि एक जख्मी मिलिटेंट जिसके सर में गोली लगी है, जो इस नाले में छलांग मार गया था, अब उसकी लाश बरामद हुई है। यह एनकाउंटर 4 रोज कबल उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेज ने काउसा को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी और इसके बाद गोलियों का तबादला जरूर यहां पर कुछ वक्त के लिए रुक गया, लेकिन फोर्सेज का जो ऑपरेशन रहा वो 4 रोज तक चला। गुज़श्ता रात एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई, जिसकी शनाख्त आकिब लोन के बतौर हुई है, जो अगलर शोपियां के तौर पर जिसकी शनाख्त बताई गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये पुलवामा जिले का रहने वाला था। पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक होना बाकी है। आकिब नामी मिलिटेंट हलाक हुआ है इस एनकाउंटर में काउसा भटगाम में रिहायशी इलाके के करीब, जहां पर सुखनाग नाले का करीबी एक रिहायशी मकान जिसके पीछे ये बैठे हुए थे। एक ग्रुप था मिलिटेंटों का, बाकी फरार होने में कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन एक को गोली लगी थी जिसने नाले में छलांग मारी थी और हथियार समेत उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई है देर रात। 29 जुलाई 2020 को मुल्क के अंदर नई तालीमी पॉलिसी लागू हो चुकी है और इस पॉलिसी के हवाले से जो मुतारिफ सरकार की तरफ से कराई गई, इस पर 2 रोजा कॉन्क्लेव वजारत तालीम की तरफ से कराया जा रहा है, जिससे इस वक्त वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और बहुत बड़ी समस्या को भी एड्रेस करती है। यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगह, कोई बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है आज स्थिति यह है, मार्क्स और मार्कशीट ये एजुकेशन हावी है। लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती है। कुछ परिवार हैं जिनको आदत हो गई, पूछते हैं अच्छा आज स्कूल में खाना क्या मिला था। इन्हीं चीजों के आसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट एक मार्कशीट क्या बच्चों के सीखने की, उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है और परिवार की प्रेस्टीज शीट बन गई है। परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट है, बच्चे के लिए प्रेशर शीट है। पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को, मेंटल स्ट्रेस से अपने बच्चों को निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजह का दबाव न पड़े और कोशिश ये है कि केवल एक परीक्षा से छात्र छात्राओं का मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर टू पीयर असेसमेंट, ये छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन हो।
इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मार्कशीट की उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इस पर बल दिया गया, इसकी बात कही गई है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों के यूनिक पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टैलेंट, स्किल्स, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी और पॉसिबिलिटी की डिटेल शीट होगी। मूल्यांकन प्रणाली के में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है, समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषय से ज्यादा बच्चे की ऊर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए ज्यादातर देशों में भी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा की टॉप रैंकिंग वाले जितने देश थे, जैसे कि एस्टोनिया, आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, इन सब देशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गति बेहतर होती है। वरना होता यह है कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में कुछ सुनते हैं तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं। बाल मन में ये बड़ी उलझन पैदा करती है, बहुत स्ट्रेस देने वाली बात होती है। इसका एक और पहलू भी है। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई मातृभाषा से अलग होने पर ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जुड़ भी नहीं पाते। ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ाई एक सहज प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि पढ़ाई स्कूल की एक ड्यूटी बन जाती है। पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक खाई हो जाती है, एक दीवार हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मैं देखता हूं कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में भी रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने सिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहायक है,
अगर बच्चों का मन करता है जरूर पढ़े, सीखें, किसी को इतराज नहीं है। और जितना ज्यादा सीखेगा अच्छा ही होगा। लेकिन साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा, ताकि हमारे युवा देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, वहां की संस्कृति से परिचित हो सके, हर क्षेत्र का एक दूसरे से रिश्ता मजबूत हो। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस यात्रा के पथ प्रदर्शक आप सभी हैं, हमारे देश के शिक्षक हैं। चाहे नए तरीके से लर्निंग हो, चाहे परख के जरिए नई परीक्षा हो, स्टूडेंट को इस नई यात्रा पर लेकर शिक्षक को ही जाना है। और ये बात साफ है कि हवाई जहाज, प्लेन कितना भी एडवांस क्यों न हो, उड़ाता पायलट ही है। इसलिए ये सभी शिक्षकों को भी काफी कुछ नया लर्न करना है, काफी कुछ पुराना अनलर्न भी करना है, पुराना भूलना भी है। 2022 में जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत का हर स्टूडेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों में पढ़े। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं सभी शिक्षकों, प्रशासकों, स्वयंसेवी संगठनों और अभिभावकों से आह्वान करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय मिशन में अपना सहयोग दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी शिक्षकों के सहयोग से देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले शिक्षकों के माध्यम से एक बात आग्रह से कहना चाहूंगा कि कोरोना के काल में, इस संकट की घड़ी में आप भी औरों को जिन मर्यादाओं का पालन करना है वो बार बार बताते रहें, बार बार सिखाते रहें। 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क या फेस कवर की बात हो, अपने परिवार में बुजुर्गों को पूरा ख्याल रखने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, बाहर कहीं थूकने वगने की बात न, गलतियां न हो। ये इस लड़ाई को लड़ने का नेतृत्व भी हम सबको करना है और शिक्षक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बात घर घर पहुंचा सकते हैं। और शिक्षक जब कोई बात करते हैं तो स्टूडेंट बहुत विश्वास के साथ मानता है। नई तालीमी पॉलिसी पर वज़ीर आज़म इस वक्त खिताब कर रहे हैं, बच्चों पर दबाव ना बनाया जाए। नई तालीमी पॉलिसी का मकसद यह है कि मुल्क के हर बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल बनाने का उसे मौका मिले और पढ़ाई में आसानी हो। किसी तरह का दबाव उस पर वालिदैन का या किताबों का, उसातिज़ा का, दुनिया के तमाम प्रेशर्स उससे एक तरफ रहें। इस पॉलिसी का मकसद यही है। और जब बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिस पर जोर वज़ीर आज़म दे रहे थे, कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे जो वजारत तालीम की तरफ से दिया गया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से अब आ रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एलजी की जिम्मेदारी संभालने के बाद, कुर्सी संभालने के बाद पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई बड़ा ऐलान आज किया जा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुज़श्ता दिनों में उन्होंने सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि एक खुशखबरी जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, सहाफियों को, सहाफती बरादरी को वो देंगे और आज कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ऐलान किया जा सकता है। कयास आराइयां तेज हो गई हैं कि 3:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा पैकेज, किसी तरह का बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए करने वाले हैं या नहीं। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, जब उन्होंने हलफ उठाया है, जम्मू कश्मीर के दूसरे एलजी बने हैं
लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले जो रहे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी जगह जब उन्होंने ली तो उसके बाद लगातार मुख्तलिफ अजला का दौरा जम्मू सूबे के अंदर, वादी कश्मीर में, और आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहली बार मीडिया से रूबरू जरूर हुए थे श्रीनगर के अंदर सिविल सेक्रेटरीट में जब तकरीब हुई थी, लेकिन आज का दिन काफी अहमियत का हामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और आज इस दिन पर सबकी नजरें मरकूज हैं। क्या एलजी की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई तोहफा दिया जाएगा, कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, कोई सियासी सरगर्मी के लिए ऐलान होगा, इंतखाबात की तरफ क्या कोई रास्ता नजर आएगा, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए मरकज ने कोई बड़ा फैसला लिया है जिसका ऐलान खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर करने जा रहे हैं। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबकी नजरें इस पर रहेगी और जाहिर रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गुलिस्तान न्यूज पर भी देखेंगे। दोपहर 3:30 पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, हुकूमत के तर्जुमान सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सबने बातचीत की, सरकार की पॉलिसी सामने रखी, लेकिन आज 3:30 बजे कोई बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर के अंदर मुतवक्को है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, बताइएगा, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और माना जा रहा है कोई बड़ा ऐलान आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कर सकती है 3:30 बजे दोपहर को। आसिफ, देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में आने के बाद ये इनकी पहली प्रेस ब्रीफिंग होगी। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट्स के साथ राजभवन श्रीनगर में एक मुलाकात की थी और उसके बाद फीडबैक हासिल किया गया था कि सहाफियों को कितने मसाइल दरपेश हैं, उन पर क्या किया जा सकता है, और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत भी हुई। लेकिन उसके बाद आज डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन ने जो हमें इन्विटेशन भेजी है उसके मुताबिक 2:30 बजे डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन में जमा होके वहां से उनकी ही गाड़ियों में 3:30 बजे राजभवन श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मामलात के अलावा कई एक अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और जो दरपेश मसाइल सहाफियों को होते हैं, जो खबर के तौर पर लोगों को नजर आते हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 अगस्त की सूरत हाल बदलती तस्वीर के बाद सहाफियों की इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर क्या कुछ सूरत हाल है और इसके अलावा जो अहम मौजूआत होंगे उसमें आसिफ आपको याद होगा कि कुछ मामला जो है जो JC मुर्मू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जाते जाते किए थे, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इंजीनियर जिनकी तादाद जम्मू कश्मीर में 7,000 से जायद है, उनके मामलात को भी हमदर्दाना तौर पर शायद गौर किया जा सकता है उस मसले पर। और उसके बाद जो एग्जामिनेशन हैं, जो प्रोटोकॉल, जो SOPs और जो बाकी मामलात मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर के हैं, उन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सवाल देंगे और अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज सिन्हा जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोग एक सियासी शख्सियत के तौर पर ही जानते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे कबल जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, थोड़ा सा मामला जो होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं और इनकी जो आज की प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर नजर डाला जाएगा कि जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर में क्या चैलेंजेस हैं और क्या आवाम का फीडबैक हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि जहां पर जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो अपना काम कर चुका है, दस्तावेजात हासिल कर लिए गए, तफसीलात ले ली गई हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और एसोसिएट मेंबर से लगातार राब्ते में हैं, तो क्या कोई राह हमवार होती इंतखाबात के लिए या कोई इस तरह का बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए आसिफ, जब हम इंतखाबात की बात करते हैं, क्योंकि उसका गाइडलाइन और प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन उसके बाद जो डिलिमिटेशन पर जो सीरीज शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि मेरे हिसाब से बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोगों के मसाइल उनके अवामी दहलीज पर हल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी टीम मनोज सिन्हा के साथ जब गांव देहात कस्बाजात से निकलकर और सिविल सेक्रेटरीट और कोठियों से निकलकर गांव देहात में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस तनाजुर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा सकता है। लेकिन सवालात और जवाब मनोज सिन्हा कितना मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या उससे कबल गवर्नर आया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यपाल मलिक ही बेबाक तरीके से बात रखते थे और हर सवाल का जवाब
वो बेहतर तरीके से दे सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे दोपहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और नौजवानों को लेकर या इंतखाबात को लेकर या जम्मू कश्मीर के कई मसाइल जो हैं जरूर उसका जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। सहाफियों के सवालों का सामना भी होगा, उनके जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या कुछ होगा और क्या कोई बड़ा ऐलान आज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इंतजार कीजिएगा, 3:30 बजे दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब जम्मू कश्मीर के बतौर दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जब उनने जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर यूटी की संभाली है तो उसके बाद पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबकी नजरें इसलिए भी इस पर मरकूज होंगी क्योंकि पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फैसले लिए गए थे, आधे अधूरे काम रहे हैं, क्या उनको मुकम्मल करने के हवाले से कोई इकदाम करके उसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने की कोशिश है या कोई और बड़ा ऐलान मरकज की तरफ से जो एलजी के जरिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए हो सकता है। ये बात जम्मू कश्मीर की इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से एरो इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और इस वक्त वजारत दिफा के तमाम सीनियर अफसरान भी उनके साथ मौजूद हैं। मीटिंग्स का सिलसिला भी चल रहा है, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है, लेकिन एक एप्लीकेशन जो इस वक्त लॉन्च की गई है वज़ीर दिफा की तरफ से, उस एप्लीकेशन के हवाले से इंडिया 2021 एप्लीकेशन के बारे में इस वक्त तफसीलात वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को दी जा रही है मुतल्लिका अफसरान की तरफ से और इस बीच तमाम तफसीलात प्रेजेंटेशन के जरिए जो टेलीविजन स्क्रीन पर उनको बताया गया है या फिर बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इस एप्लीकेशन की अहमियत कितनी है, वो चीजें इस वक्त वज़ीर दिफा के सामने रखी जा रही हैं। बड़ी खबर जहां पर दिल्ली के अंदर भी हम सरहदी तनाव तो देख रहे हैं, हलचल दिल्ली के अंदर भी है और उन सब चीजों को एक एप्लीकेशन के जरिए भी डिस्कस किया जाएगा, इस पर इस वक्त बातचीत हो रही है। और इस बीच वज़ीर दिफा कुछ खास बात कहने वाले हैं, वो आपको बराह रास्त सुनाते हैं। चलिए बात जनूबी कश्मीर की। एक ऐसे वक्त में जब वादी कश्मीर में नौजवानों की कसीर तादाद मंशियात की तरफ रागिब हो रही है या बेरोजगार बैठी है और जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के एक नौजवान ने आगे आकर, नदीम निसार इस नौजवान का नाम है, जिसने कपड़े का एक शोरूम खोला, अपना कारोबार शुरू किया और एक मिसाल कायम की। मिसाल इसलिए कि वो इस वक्त ज़ेरे तालीम है, लेकिन तालीम के साथ साथ इस नौजवान ने खुद रोजगार कमाना शुरू कर दिया है। उसने नौजवानों से भी अपील की है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करने से गुरेज करे और अपने समाज के लिए बोझ ना बने, बल्कि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए अपना ताउन अदा करें। इस नौजवान की तस्वीरें भी आपको बताएंगे और इसकी साउंड बाइट भी सुनाएंगे, क्योंकि नौजवानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम इस नौजवान की तरफ से दिया गया है। कैसा वक्त जब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगार की शरह जिसमें इजाफा हुआ है, ज़बरदस्त तेजी देखी जा रही है और उस वक्त इस नौजवान ने आगे आकर उन नौजवानों को भी साफ अल्फाज में पैगाम दिया है जो मंशियात की तरफ जा रहे हैं या फिर इस वक्त अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाते। लेकिन इस नौजवान ने, नदीम निसार, कराल कस्बे का, तालीम भी चल रही है, कारोबार भी शुरू कर दिया है और जरिया मुआश भी अपने लिए खुद तैयार किया है। तो दूसरी तरफ तालीमी सेशन जो उसका चलेगा, यानी अपना जो पढ़ाई का सिलसिला है वो भी तिजारत के साथ साथ बरकरार रहेगा। नाम से एक आउटलेट स्टार्ट किया है जहाँ पे लेडीज आउटफिट हमने रखा है सारा। मैं पढ़ने के साथ साथ अभी मैंने ये आउटलेट स्टार्ट किया है। मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं यही चाहता हूँ, मेरा मेन मोटो, दो मेरे मेन मोटो है। फर्स्ट है कि इंसान जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे ना भागे, वो अपना कुछ स्टार्ट करे, अपने हाथों से कमाए। ड्रग्स जैसे आज है, आज का मेन मुद्दा जो है, लोग छोटे लड़के जो हैं वो ड्रग्स के पीछे पड़ गए हैं या घूमने के पीछे पड़ गए हैं या और कुछ तनाज़ में है। मगर मैं चाहता हूँ, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना आउटलेट कुछ चालू करें, कोई काम करे, कोई धंधा करे।
चलिए खबरों की इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.gulistannews.in पर।